अस्सलामु अलैकुम साथियों, आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल तौफीक उर्दू स्टडी पॉइंट पे। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बखैर व आफियत से होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। रोज़ाना की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ आया हूँ। ये वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं जिस टॉपिक को लेके आया हूँ वो नज़ीर अकबराबादी से ताल्लुक़ रखते हैं। और असल में नज़ीर अकबराबादी एक नज़्म निगार थे और एग्ज़ाम में इनके नज़्म के बारे में पूछा जाता है और इनकी ज़िंदगी के अहवाल के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा, तकलीफ़ों मुसीबतों का सामना करते हुए अपने आप को लोगों के नज़रों में अपने आप को काबिल बनाया और अपने आप को इस तरह से निखारा कि लोग इसके दीवाने हो गए, लोग इसके फ़ैन हो गए। आज हम इसकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नज़ीर अकबराबादी का असल नाम शेख वली मोहम्मद नज़ीर अकबराबादी है। क्या? शेख वली मोहम्मद नज़ीर अकबराबादी। इनकी पैदाइश 1735 ईस्वी में, क्या? इनकी पैदाइश 1735 ईस्वी में ये पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1735 ईस्वी में ये पैदा हुए। जाए पैदाइश की अगर बात करें तो ये दिल्ली में पैदा हुए क्योंकि एग्ज़ाम में इसकी पैदाइश के बारे में पूछे जाते हैं, जाए पैदाइश के बारे में पूछे जाते हैं, किस तरह का ये नज़्म निगार थे, शायर थे, ये भी पूछे जाते हैं। तो आगे हम बात करेंगे। कहाँ? दिल्ली इसकी जाए पैदाइश है और इनके वालिद का नाम, क्या? इनके वालिद का नाम मोहम्मद फ़ारूक है। क्या? वालिद का नाम मोहम्मद फ़ारूक है। चूँकि नज़ीर अकबराबादी कई भाई बहन के इंतकाल के बाद पैदा हुए, क्या? कई भाई बहन के इंतकाल के बाद पैदा हुए, इस वजह से घर वाले इनको बहुत प्यार करते थे। घर वालों की नज़रों में ये बहुत लाडले, जिगर के टुकड़ा, नूरे नज़र, लख्ते जिगर, और ये बहुत लाडले थे और अपने घर वालों के नज़रों में ये बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही चहीते थे। इतनी सी बातें हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर पूछ ले कि नज़ीर अकबराबादी, क्या? नज़ीर अकबराबादी का दौर किस तरह का दौर था, कैसा दौर था, तो आपको ये बताना है कि नज़ीर अकबराबादी का दौर इंतशार का दौर था। क्यों? 1739 ईस्वी को, 1739 ईस्वी में नादिर शाही, क्या? याद रखो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नादिर शाही हमले ने अहले दिल्ली की कमर तोड़ दी। नादिर शाही हमले ने अहले दिल्ली की कमर तोड़ दी और इससे चंद बरस के बाद जब ये खबर गश्त करने लगी दिल्ली में, क्या? ये खबर गश्त करने लगी, फैलने लगी दिल्ली में कि अहमद शाह अब्दाली के लश्कर भी हमला आवर होने वाला है, दिल्ली की सल्तनत को ख़त्म करने वाली है। किनकी? अहमद शाह अब्दाली के लश्कर। तो पूरे दिल्ली शहर में एक भगदड़ सी मच गई, एक उलझन सी बर्पा हो गई, लोग इज़्तिराब का आलम में बर्पा हो गए, लोगों के अंदर एक हलचल सी मच गई,
लोगों के अंदर एक कोहराम मच गया। लोग अपनी जान की हिफाजत के खातिर इधर से उधर भागने लगे, इधर से उधर जाने लगे। तो उन्हीं में से नज़ीर अकबराबादी के वालिदैन भी थे। क्या? वालिदैन भी थे। उन्होंने 1748 ईस्वी को, कब? 1748 ईस्वी को अपनी जान की खातिर दिल्ली छोड़ने का फैसला कर लिया। क्या कर लिया? दिल्ली छोड़ने का फैसला कर लिया। और वो अकबराबाद में जाके आबाद हुए। कहाँ चले गए? अकबराबाद चले गए। यहाँ पे एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एग्ज़ाम में पूछ ले कि जब उनके वालिदैन ने अकबराबाद में जा बसे उस वक्त नज़ीर अकबराबादी की उम्र कितनी थी? तो वो 13 साल के थे। कितना? 13 साल की उसकी उम्र थी। और वो अकबराबाद के एक महल्ले ताजगंज में वो जाके मुकीम हुए, ठहरे। कहाँ हुए? ताजगंज में मुकीम हुए। क्योंकि वहाँ के बाशिंदे बहुत ही गरीब थे, बहुत ही कल्लास किस्म के लोग थे, माली हालात बहुत ही कमज़ोर थी, लोग परेशान हाल थे। क्योंकि बादशाहों की एक बाद दिगर क्या हमला हो रही थी। वो लोग अपनी सल्तनत को आगे बढ़ाने में कहीं पे भी हमला कर देते थे। इस वजह से इन्हें हर जगह से भागना पड़ रहा था। तो यही दिक्कत थी कि इस वजह से ये लोग बहुत ही गरीब किस्म के लोग थे। आगे अगर हम इसकी इब्तदाई तालीम की बात करें, किनकी? नज़ीर अकबराबादी की, तो इनकी इब्तदाई तालीम ज़्यादा कुछ है नहीं। ज़्यादा इन्होंने, नज़ीर अकबराबादी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अलबत्ता इन्होंने क्या किया? मदरसों से और मकतब से अरबी फ़ारसी की कुछ तालीम हासिल की। किस चीज़ की? अरबी फ़ारसी की कुछ तालीम हासिल की। और ये हिंदुस्तानी ज़बानें पंजाबी और बिरज भाषा से भी वाक़फ़ियत रखते थे। क्या? पंजाबी और बिरज भाषा से वाक़फ़ियत रखते थे। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है, देखिए, नज़ीर अकबराबादी कोई बड़े आलिम व फाजिल नहीं थे, कोई बड़े इल्मदार नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपनी जद्दोजहद, अपनी लगन, अपनी हिर्स से इन्होंने क्या किया? अपने आप को उस काबिल बनाया, उस लायक बनाया कि लोग इसके, अवाम इसके दीवाने हो गए। अपने अंदर इल्म का वो समुंदर पैदा किया, वो समुंदर बनाया कि लोग इसके दीवाने हो गए। और अपनी सलाहियत के बावजूद, अपनी सलाहियत के दम पे इन्होंने मुअल्लिमी का पेशा इख्तियार किया। क्या किया? मुअल्लिमी का पेशा इख्तियार किया, यानी ये पढ़ाने लग गए। और ये सारी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी पढ़ाने में, दर्स व तदरीस में मुनहमिक रहे। क्या रहे? दर्स व तदरीस में मुनहमिक रहे। इन्होंने आगरा के रईस नवाब मोहम्मद अली खां के लड़कों को भी पढ़ाया। क्या? आगरा के नवाब खां मोहम्मद अली खां के लड़कों को भी पढ़ाया। और लाला बिलास राय खत्री के लड़के भी इनके शागिर्द रहे। क्या? लाला बिलास राय खत्री के लड़के भी इनके क्या रहे? शागिर्द रहे। इन्होंने अपने उस्ताद का कलाम को इकट्ठे कर रखा था, जिनसे इनको अपने कुलियात तैयार करने में, तदवीन करने में मदद हासिल हुई। इनको बहुत ही मदद हासिल हुई। आगे हम बात करेंगे इनकी ज़िंदगी की अहवाल के बारे में कि ये किस मिजाज के इंसान थे, लोग इसकी किस तरह से फ़ैन हो गए। तो ये है कि नज़ीर अकबराबादी एक दरवेश शिफत इंसान थे। तज़किरा निगारों ने इनकी खलीक और मुतवाज़े तबीयत की
اعتراف کی اور اپنی غریب پروری اور مزاج کی سادگی اور منکسر المزاجی کے سبب وہ عوام میں بہت ہی احترام، عزت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ کس کی وجہ سے؟ اپنی غریب پروری اور مزاج کی سادگی اور منکسر المزاجی کے سبب وہ عوام میں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ دیکھے جاتے تھے، نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی اور اس کی رنگینیوں کا مشاہدہ بہت ہی قریب سے کیا، بہت ہی نزدیکی سے کیا، اور ان کی مشاہدہ بہت ہی تیز اور باریک بھی ہے۔ وہ جس منظر کی تصویر کھینچتے ہیں وہ اس کی جزیات کا ایک ایک بیان کرتے ہیں، یعنی وہ جس منظر کی تصویر کھینچتے ہیں وہ اس کی ایک ایک جزیات کا بیان کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا، جس فیلڈ میں جس میدان میں یہ شعر گوئی کرتے ہیں، کسی بھی منظر کو یہ دیکھتے ہیں، ان کے حالات کو دیکھتے ہیں، تو اس کو اس طرح سے اپنے لفظوں میں اس کو پیروتے ہیں، اس کو اپنی زبان میں، اپنے لفظوں میں اس طرح سے لاتے ہیں کہ لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے شعر و شاعری سنتے ہی رہیں۔ یہ صحیح معنوں میں عوامی شاعر تھے۔ کیا تھے؟ یہ صحیح معنوں میں عوامی شاعر تھے، کیونکہ جیسی ان کی قلندرانہ وضاحت تھی ویسی ہی ان کی شاعری بھی ہے۔ کیا؟ جیسے ان کی قلندرانہ وضاحت تھی ویسے ہی ان کے شاعری بھی ہے۔ نذیر اکبر آبادی اس دور میں آئے جب پورے ہندوستان میں فارسی کا شاعری میں رنگ چڑھا ہوا تھا، شاعری میں فارسی کا رنگ چڑھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہندوستانی رنگ کو اپنایا اور ہندوستانی زبان کو، ہندوستان میں رہ کے اردو شاعری کو وہ مقام دیا، وہ درجہ دیا کہ لوگ اس کے فین ہو گئے، لوگ اس طرح اس کے قائل ہو گئے، لوگوں کو یہ نظروں میں آنکھوں کا تارا بن گیا اور لوگ اس کے دیوانے ہو گئے۔ اور ان کی وفات، اس عظیم ہستی کی وفات سن 1830 عیسوی میں، کب؟ سن 1830 عیسوی میں ہوئی۔ کب؟ 1830 عیسوی میں یہ اس دار فانی کو لبیک کہہ گئے۔ اور انہوں نے کئی نظمیں لکھے ہیں، کئی اہم نظمیں لکھے ہیں اور کئی ڈرامے بھی لکھے ہیں، کیونکہ یہ نظم نگار تھے۔ اگر اس کی نظم کے بارے میں اگر ہم بات کریں، تو ان کی مشہور نظم کیا ہے؟ شکوہ ہے، اہل دنیا ہے۔ کیا ہے؟ ایک شکوہ، اہل دنیا، ہنس نامہ، آدمی نامہ، چاپاتی کا فلسفہ۔ کیا ہے؟ چاپاتی کا فلسفہ۔ اور اس کے ڈرامے کی اگر ہم بات کریں تو ان کے ڈرامے کیا ہے؟ آگرہ بازار۔ کیا ہے؟ آگرہ بازار۔ تو ان کے مشہور نظم کیا کیا ہے؟ اہل دنیا، آدمی نامہ، ہنس نامہ، چاپاتی کا فلسفہ۔ اور اس کا شاعری کا موضوع کیا تھا؟ مشترکہ تہذیب۔ اس کے شاعری کا موضوع کیا تھا؟ مشترکہ تہذیب، یعنی نذیر کا شاعری کا اہم موضوع مشترکہ تہذیب تھا۔ اور ان کے ڈرامہ آگرہ بازار۔ تو یہ چند باتیں تھی کن کے بارے میں؟ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے اپنی لگن، اپنی حرص اور اپنے دم پہ اپنی اندر وہ صلاحیت پیدا کی، وہ جذبہ پیدا کیا جس کے دم پہ لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور ان کی ایک زبردست نظم جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، نصابی نظم
आटा दाल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही अहम है, बहुत ही खास है। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है। इनकी नज़म एग्जाम के दृष्टिकोण में पूछा जाता है। पूछे जाते हैं एग्जाम में कि आटा दाल मंदरजा झेल में किसकी नज़म है? नज़ीर अकबर आबादी रहेगा, उसके बाद सुहेल अजीम आबादी रहेगा, उसके बाद अल्लामा इकबाल रहेगा, अल्ताफ हुसैन हाली रहेगा। तो इनमें से आपको ऑप्शन चुनना है। आदमी नामा किस तरह का शेर है? तो आपको यह बताना है कि आदमी नामा मुखम्मस शेर है। क्या है? मुखम्मस शेर है, यानी 5 मिसरे वाले शेर है। क्या है? 5 मिसरे वाले नज़म है। क्या? आदमी नामा। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और आप लोग अपने अच्छे मशवरे से हमें नवाजिए, ताकि आपके मशवरे से हमें एक मोटिवेशन मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है।